हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। छोटा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। हैप्पी ये जो एक लेक्चर रहेगा शायद आई थिंक 1 घंटे का होना चाहिए, उसी में इसी के आसपास रहेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्चुअली क्या है? ड्रग ना लिख करके लिखा होना चाहिए था क्या? बताओ क्या लिखा होना चाहिए था? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग लिखा होना चाहिए था। क्या लिखा होना चाहिए था? क्रूड ड्रग, है ना। ड्रग्स तो अपने, हाँ, ये एक्चुअली हेडिंग होनी चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ड्रग्स तो अपने वो भी आते हैं जो अपने रेडीमेड ड्रग आते हैं ना, सीसीओ में टैबलेट वगैरह। और यहां पर जो ड्रग बात कर रहे हैं हम लोग क्रूड, पत्ते, छाल, बीज, है ना, ऑयल है, तो उन सब की बातें यहां पे होने वाली हैं। तो क्रूड ड्रग है ना, कच्चा, स्टार्टिंग में किस फॉर्म में होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो क्लासिफिकेशन की बात कर लें अगर हम लोग, तो हम सबको पता है हमें क्या करना है, ड्रग को क्लासिफाई करना है। तो क्या कह रहा है ये? द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स समझते हो ना? नेचुरल सोर्स मतलब जैसे कि नीम की बात करें तो नीम की पत्तियां, वो नेचुरल सोर्स है, कुदरती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स आर हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट्स क्या होते हैं? बड़े प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मतलब होता है प्लांट्स की अगर तुम लोगों को कैटेगरी पता हो, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चलेंगे कहाँ, क्लास 11th में। क्लास 11th में हम लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? प्लांट किंगडम। क्या पढ़ा था उसमें? सबसे पहले क्या थे? आल्गी थी, है ना। आल्गी के बाद क्या आए थे? ब्रायोफाइट्स आए थे। ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आए थे? टाइडोफाइट्स आए थे। कुछ याद आ रहा है? कोई बात नहीं, ये अपने कोर्स के लिए नहीं, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। टाइडोफाइट्स आए थे, टेरिडोफाइट्स। टाइडोफाइट्स के बाद कौन आए थे? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आए थे। और जिम्नोस्पर्म्स के बाद कौन आ गए थे? एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। तो ये वाले प्लांट्स जो हैं, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, इनको हम लोग बोलते हैं हायर प्लांट्स। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? हायर प्लांट्स। और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? ये तीन जो हैं इनको हम लोग बोल देते हैं लोअर प्लांट्स, क्योंकि ये इवोल्यूशन में बाद में आए हैं और प्लस बड़े भी हैं, एडवांस हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हायर प्लांट बोल देते हैं। बात समझ में आई? तो हायर प्लांट्स का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। तो कहां से मिलते हैं हमको? हायर प्लांट से मिलते हैं, माइक्रोब से मिल जाते हैं, एनिमल से मिल जाते हैं, और मरीन ऑर्गेनिजम्स, जो मरीन यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, वहां से भी हमको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सोर्सेस ऑफ ड्रग हैं, तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास ड्रग के सोर्स हैं वो हर जगह से हैं, प्लांट से, माइक्रोब से, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सम यूजफुल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। जो मिनरल्स है वहां से भी कई बार कुछ चीजें मिल जाती हैं। डेट आर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर। जो मिनरल्स से हमको मिलते हैं वो दोनों ही होते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग और इनऑर्गेनिक बिना कार्बन वाले, ठीक है। अब कह रहा है इन ऑर्डर टू स्टडी द इंडिविजुअल ड्रग। अब इतना सारा ड्रग मिल रहा है हमें, हर जगह से ड्रग मिल रहा है हमको। अब हमें क्या करना है? इनको स्टडी करना है। एक अकेले ड्रग को वन मस्ट अडॉप्ट सम पर्टिकुलर सीक्वेंस। किसी ड्रग को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमें कोई सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। किस आधार पे स्टडी करें, कैसे करें, क्या सीक्वेंस लगाएं, ये भी है, ये भी है, कैसे इन लोगों को आगे पीछे करके अरेंज करना है ना। हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम उसे अरेंज करते हैं, तो हमें कोई ना कोई सीक्वेंस देखना पड़ेगा, सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट, एंड दिस रेफर्ड एज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये जब हम सीक्वेंस अरेंज करते हैं ड्रग का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, है ना। कोई अल्फाबेटिकली करता है, एबीसीडी के आधार पे कर रहा है, कोई उनके मोड ऑफ एक्शन के आधार पे कर रहा है, कोई उनको केमिकल कॉन्स्टेंट के, उनका तो केमिकल नेचर कैसा उसके आधार पे कर रहा है। तो ये क्या हो गए? सबके सब क्लासिफिकेशन के तरीके हो गए हमारे पास, ठीक है ना। अब मेथड कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, और फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन एंड एम्बिग्यूटी। अब ये वर्ड आ गया एक, एम्बिग्यूटी या एम्बिगुअस, है ना। एम्बिगुअस कह लो, उसी से वर्ड बना एम्बिग्यूटी। एम्बिगुअस, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, एम्बिगुअस एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, है ना। तो जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए उसमें किसी भी टाइप का कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी। अब कहोगे सर कंफ्यूजन दो बार हो गया। एक कंफ्यूजन हो गया, एम्बिग्यूटी में हम लोग कहते हैं ना एक तरह से कोई चीज ओवरलैपिंग टाइप की नहीं होनी चाहिए और एकदम स्पष्ट होना चाहिए, है ना। और जो चीज स्पष्ट नहीं है उसको हम लोग कहते हैं एम्बिगुअस। कंफ्यूजन अलग हो गया, और जो चीज स्पष्ट नहीं है दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस। क्लियर है? अब कह रहा है बिकॉज ऑफ देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत जगह मतलब कहां ना कहां फैले हुए हैं, ईच अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो हम लोगों ने जितनी तरीके के भी क्लासिफिकेशन अपनाए उनके अपने ही मेरिट थे
उनकी खासियत थी और उनकी कुछ डिसएडवांटेज भी थे, डीमेरिट्स भी थे। बट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी के पर्पज से द ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग डिफरेंट वे। हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, ड्रग को इन तरीकों से हमने क्लासिफाई कर चुके हैं। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन किया है ना, एबीसीडी के आधार पर। टेक्सोनॉमिकल किया है, टेक्सोनॉमी क्या होती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, याद आया, क्लास 11 में पढ़ा होगा, है ना। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से दिखते कैसे हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन, उनका केमिकल नेचर कैसा है। केमिकल और टेक्सोनॉमिक, यानी कि यहां पर हम लोगों ने इसको और टेक्सोनॉमी दोनों कंबाइन करके देख रहे हैं किस टेक्सोनॉमी में कौन सा केमिकल है। और लास्ट में आता है सीरो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। दिस इज नॉट इन द कोर्स बट होता है ये, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको कितने पढ़ने हैं, केवल 6 पढ़ने हैं हमको। बात समझ में आ गई, चलें आगे। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सबको पता है, अल्फाबेटिकल वेरी सिंपल, ए बी सी डी के आधार पर जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनको ए पे लगा देंगे, बी से स्टार्ट हो रहे हैं बी से, सी से स्टार्ट हो रहे हैं सी से। इजी होता है ढूंढना। यहां पर क्या है, हमको ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है चीजों को। तो कह रहा है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे सिंपल वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। अगर वो लैटिन में है तो लैटिन में अल्फाबेटिकल रख देंगे, इंग्लिश में है तो इंग्लिश के हिसाब से अल्फाबेटिकल रख देंगे, ठीक है। इंग्लिश नेम को हम लोग कॉमन नेम भी कहते हैं। और समटाइम लोकल लैंग्वेज नेम, जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं। लोकल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज मतलब जैसे कि मान लो किसी चीज को, जैसे हमारी कंट्री ले लें, एक ही चीज को क्या कहते हैं, साउथ में कुछ और बुला रहे हैं, नॉर्थ में कुछ और बुला रहे हैं, ईस्ट में कुछ और बुला रहे हैं, वेस्ट में कुछ और बुला रहे हैं। तो अपनी जगह की लोकल लैंग्वेज होती है, उस लोकल लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल क्या होता है वर्ड, वर्नाकुलर नेम। सम ऑफ द फार्माकोपियास, कुछ फार्माकोपिया, कुछ डिक्शनरी एंड रेफरेंस बुक, इवन कुछ रेफरेंस बुक विच क्लासिफाई क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग दिस सिस्टम्स आर एज फॉलो। कौन कौन सी बुक्स या फार्माकोपिया है जो इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रही है। अपनी इंडियन फार्माकोपिया फॉलो करती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉलो करती है, ठीक है, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया फॉलो करती है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मुलरी, है ना, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, हम जानते हैं अच्छे से, ये फॉलो करती है। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता है। यूरोपियन फार्माकोपिया जो है ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से तुम्हारे पास बन के आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इन इंडियन फार्माकोपिया इज अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फार्माकोलॉजिकल ऑर्डर, केमिकल अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब बात करें इन यूरोपियन फार्माकोपिया, दीज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स इन लैटिन, वेयर एज, भाई जो यूरोपियन होते हैं वो लोग लैटिन के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं इसको, और यूनाइटेड फार्माकोपिया जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स वो इनको अरेंज कर रही है इंग्लिश के हिसाब से, है ना। वहां की लैंग्वेज लैटिन है, यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो अपने उसी भाषा में लिख करके उसको अल्फाबेटिकल अरेंज कर देती है। मेरिट क्या है, इसकी खासियत क्या रहेगी, इट इज ईजी एंड क्विक टू यूज, बहुत आसान है और आसानी से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ एंट्री एंड इज डिवाइड ऑफ कंफ्यूजन। भाई अब जैसे ना डिक्शनरी होती है, कोई वर्ड रिपीट नहीं होता है तो कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई रिपीट नहीं होगा, है ना, कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। इन दिस सिस्टम लोकेशन, ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग एंट्री इज इजी, है ना। नाम पता है, नाम फटाक से ढूंढ लेंगे, जैसे डिक्शनरी में शब्द ढूंढते हैं खटाक से ड्रग मिल जाता है हमको, ठीक है। तो लोकेशन उसको करना, ट्रेस करना, या कोई ड्रग को हम ऐड करना, एंट्री करना चाहते हैं तो हमको इजीली मिल जाता है, कहां पे किसकी एंट्री करनी बड़ा आराम से हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगर हम इसके डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट की बात करें, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्री। यानी कि मान लो एक ड्रग लिखा हुआ है यहां पर ए से, मान लो ये लास्ट ड्रग था, फिर ये बी आ गया इसके बाद, ठीक है। मान लो ए पहला ड्रग A1, ये दूसरा ड्रग, ये तीसरा ड्रग, तो इनका आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं होती क्योंकि अल्फाबेटिकल है, कोई सिमिलरिटी नहीं हो सकती है ना। जैसे क्लास में मान लो पहला नाम है आबा और दूसरा नाम है अभय, तो अल्फाबेटिकल अरेंज कर रहे हैं हम लोग, बट ये लड़की है और ये लड़का, आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो ऐसी ड्रग के केस में होता है, अल्फाबेटिकल जब ऑर्डर करते हैं तो इनके आपस में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है, ठीक है। ओके, एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल दे रखा है, ये ड्रग्स हम लोग चाहो तो याद कर लेना धीरे धीरे करके। ए से अकेसिया, बेंजोइन, सिंकोना, दिल, अर्गोट, फेनल, जेंटाइन, हायोसाइमस, एपेकोआना, जलाप, कुर्ची, लिकोराइस, मेंट्स, नक्स वोमिका, ओपियम, पोडोफाइलम, क्वासिया, राउवोल्फिया, सेना, वसाका, वुलफैट, येलो बीज वैक्स और जियोडरी, ठीक है। तो ये एक अल्फाबेटिकल एक सीक्वेंस है, किस तरीके से हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो ये इस तरह से रहता है, ठीक है ना। अब अकेसिया, इनमें आपस में कोई वो नहीं होगा,
ठीक है, इसमें कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, तो आगे पीछे वालों को कोई रिश्ता नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो अल्फाबेटिकल सिंपल है, अब तो ये मन से बना के लिख लोगे तुम लोग, दिमाग में छप गया होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब टैक्सोनॉमिकल। देखो टैक्सोनॉमिकल तुम लोग को अगर याद हो, जो हम लोग पढ़ते थे क्या, किंगडम, फाइलम, है ना। तो टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो याद है सबसे ऊपर क्या लिखते थे हम लोग, किंगडम, देन फाइलम या डिवीजन। क्या अंतर है दोनों में, फटाफट बताओ। डिवीजन इस्तेमाल होता है प्लांट के लिए, फाइलम इस्तेमाल होता है एनिमल के लिए। फिर क्या होता था, क्लास, फिर ऑर्डर, क्लास ऑर्डर, फिर होती थी फैमिली, है ना, फिर जीनस और फिर स्पीसीज, है ना। इन दोनों से मिलके बॉटनिकल नेम बनता था। याद आया? 7 होते थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो हायरार्की होती थी, चेन होती थी, यही तो है अपना टैक्सोनॉमिकल। खत्म कहानी। यानी कोई ड्रग है, मान लो कोई ड्रग है D1, उसकी क्या स्पीसीज है, क्या जीनस है, क्या फैमिली है, क्या ऑर्डर है, क्या क्लास है, क्या डिवीजन है और क्या किंगडम, तो सबका प्लांट है ही, ठीक है। तो ये हो गया इसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। उस ड्रग का क्या स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब हम डिसाइड करते हैं। तो टैक्सोनॉमिकली जब हम डिसाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं तो उसके आधार पर रहता है। अब यहाँ पे कुछ बातें हमें समझनी है। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज प्योरली अ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। बॉटनिकल होता है प्लांट का जो हम लोग रहता है, ठीक है ना, वनस्पति जो रहता है, एंड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। अगर तुम लोग को याद हो, ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे इवोल्यूशनरी, कौन किसके बाद इवोल्यूशन में हुआ, कौन किसके बाद इवॉल्व हुआ। जैसे मैंने अभी बताया था, सबसे पहले कौन आए थे, अलगी आई थी, उसके बाद कौन इवॉल्व हुए, अलगी से आए ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टाइडोफाइट, टाइडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। तो इवोल्यूशनरी कौन किसके बाद हुआ, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। दे आर ग्रुप्ड इन किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है ना। उसके बाद एज ऑल द एंटायर प्लांट्स आर नॉट यूज्ड एज ड्रग। अब होता क्या, पूरा प्लांट तो ड्रग की तरह इस्तेमाल होता नहीं है। पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज ए ड्रग। प्लांट का कोई पार्ट एज ए ड्रग इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल सिन्नामन बार्क, सिन्नामन का बार्क जो छाल होती है वो एज ए ड्रग इस्तेमाल हो जाएगी। दस इट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है टू पुट प्लांट्स इन ए टैक्सोनॉमिक ऑर्डर, है ना, क्योंकि हम उसका कोई पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं। अब कह रहा है टेबल 1 गिव द अकाउंट ऑफ मेन कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है, वो कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है ना, इनको टैक्सॉन बोलते हैं। ये भी टैक्सॉन है, टैक्सॉन है, टैक्सॉन है, टैक्सॉन, 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 7 टैक्सॉन है, ठीक है ना। that contribute crude drug while table 2 gives the taxonomical classification of some drugs। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए है, ठीक है। देखो जो हमको क्या मिलता है, छोटी सी बात बताऊं मैं, अगर हमको एक ड्रग मिलती है अगार अगार, एक ड्रग मिलता है, अच्छा यहाँ ड्रग का नाम नहीं है, एफेड्रा, कोलोफोनी, ठीक है ना। तो ये हमको ड्रग मिल रही है। अब देखो अगार अगार हमें किससे मिलती है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन आ गया, अल्गी और फंजाई, ठीक है। यहाँ पर है मेल फर्न, इसके अंदर कौन आ गया, टाइडोफाइटा। कोलोफोनी और एफेड्रा जिम्नोस्पर्म से मिल रहे हैं, और यहाँ पे इनके नाम नहीं लिखे, अभी क्लासिफिकेशन देख लेंगे हम लोग। और फिर ये आगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक्चुअली क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है। कैसे प्लांट है, फ्लावरिंग, जो फूल देते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिनमें फूल नहीं आता है, फल आता है केवल जिम्नोस्पर्म, इसमें फूल फल कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें पूरा याद नहीं करना है, जैसे कि अलगी एंड फंजाई है ना, दे डिफर इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये सब हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि अलगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। हमें सिर्फ समझना है कि प्लांट किंगडम 1 2। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ब्रायोफाइटा तो है ही नहीं, है ना। थैलोफाइटा के बाद क्या आता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां से कोई प्लांट नहीं है, या वहां से कोई ऐसे प्लांट ज्यादा नहीं है या नहीं है जो हमको ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। तो हमको थैलोफाइटा से, टाइडोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म से, इन सबसे हमको ड्रग्स मिलती है, ठीक है ना। तो ये इनका क्या है, छोटा सा क्लासिफिकेशन कर रखा है प्लांट किंगडम का। अब अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिकल का जो ओरिजिनल क्लास, अच्छा इसमें एंजियोस्पर्म में 2 टाइप के प्लांट होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट कौन होते हैं, 2 बीज वाले, यानी कि मूंगफली का दाना देखा है, तोड़ोगे तो 2 में टूट जाएंगे, वो है डाइकॉट। मोनोकॉट, गेहूं का बीज 2 में टूटता है क्या, नहीं। चावल 2 में टूटता है क्या, नहीं। तो ये क्या आ जाएंगे, मोनोकॉट। सीड के आधार पर, सीड अगर 2 टुकड़ों में टूट जाएगा तो डाइकॉट, 1 में टूटेगा तो मोनोकॉट। अब एंजियोस्पर्म में जो डाइकॉट है उसमें कौन कौन आ गया, कोरिएंडर, कैप्सिकम। मोनोकॉट में कौन कौन आ गया, कॉल्चिकम, वेनिला, है ना। तो इस तरीके से
ये ड्रग हमको मिल रही है एंजियोस्पर्म से, ये एक मोनोकॉट है और एक डाइकॉट है। तो अब बात समझ में आ रही होगी कि हम लोगों ने क्यों इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलेडोफाइटा क्या चीजें हैं और एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकॉट, डाइकॉट क्या चीजें हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है। ड्रग क्या है, अगार, इसकी फैमिली क्या है, जेलिडिएसी, इसका ऑर्डर क्या है, जेलिडिएल्स, और ये इसका फाइलम क्या है, थैलोफाइटा। ठीक है ना, क्या है ये, थैलोफाइटा। क्लियर है। अब इसमें हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट मेल फन, पॉलीडिएसी, इसकी फैमिली हो गई, ऑर्डर क्या हो गया, फिलिएसी हो गई, फाइलम क्या आ गया, टेरिडोफाइटा आ गया, जिसके अंदर लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस सब आते हैं। किंगडम की जरूरत नहीं है, यहाँ किंगडम क्या होगा भाई, किंगडम तो सबके प्लांट ही है, यहाँ पर सबका किंगडम क्या है, प्लांट है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एफेड्रा कोलोफोनी, इसकी फैमिली एफेड्रेसी पिनेसी। तो ये ड्रग फैमिली ऑर्डर है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन हो रखा है ये। एंजियोस्पर्म में मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है ना, लिलियोफोरे, लिलिएसी फैमिली है, कोल्चिकम ड्रग है। जिसमें डायस्योरा मिलेगा वो डायस्योरेसी फैमिली है। वेनिला मिलेगा उसकी फैमिली क्या है, ऑर्चिडेसी है। ठीक है, और ऑर्डर क्या है इसका, माइक्रोस्पर्मी। अब ये माइक्रोस्पर्मी का मतलब क्या है, इसका यहाँ पे हमें डिटेल में नहीं जाना है, तुम्हें इसमें से कोई एक या दो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहे हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट बता दूंगा बाद में, फिलहाल कोई एक या दो तुम लोगों को क्या है इसमें से लर्न कर लेना है, ताकि तुम क्या करो, अगर आ जाता है तो उसमें एक या दो लिख सको। वो पूरा उतना याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसकी एक एक लाइन। इसमें कौन आ गया, अल्जी फंजाई, इसमें कौन आ गए, टेरिडोफाइट, ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द फंस, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा लिखने के लिए नहीं, इसका एग्जांपल याद कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में लिख लेंगे, जिम्नोस मतलब नेकेड एंड स्पर्म मतलब सीड, जिसका सीड नेकेड होता है, दिखाई पड़ता है ना, जैसे कि हम लोग बात करें आम का सीड अंदर होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर आम आ जाएगा, एंजियोस्पर्म मींस इनक्लोज सीड बिकॉज द ओव्यूल। अब ये इतना याद नहीं रहेगा तुम लोगों को, तो इनक्लोज सीड मतलब सीड जो होता है फल के अंदर होता है, इसमें फल ही नहीं होता है, सीड पूरा बाहर रहता है, ठीक है, तो नेकेड सीड रहता है। तो एक एक लाइन में ये होते क्या है और इनके अंदर ये एग्जांपल की पहले तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, फिर एक्चुअल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सम क्रूड ड्रग, ये एक्चुअल क्लासिफिकेशन है। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा लर्निंग है, थोड़ा सा रटने वाला है, थोड़ा सा याद करने वाला है। बात समझ में आई। अब मेरिट क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल फॉर स्टडिंग इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। एक ड्रग का दूसरे ड्रग से इवोल्यूशनरी मतलब कौन किसके बाद आया होगा, उसका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को हमको समझने में आसानी रहती है। बट डिमेरिट क्या है, दिस सिस्टम आल्सो डज नॉट कोरिलेट इन बिटवीन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एक ड्रग का पैदाइश दूसरे के बाद हुई, बात समझ में आई, लेकिन आपस में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या रिश्तेदारी है वो समझ में हमें नहीं आता है, ठीक है ना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, दो ड्रग के बीच की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है कि बॉडी में जाकर क्या अफेक्ट करेंगे, उनके आपस के बीच में जो केमिकल नेचर है वो आपस में कोरिलेट हम लोग यहां से नहीं कर पाते हैं। यहां से हम केवल ये कोरिलेट कर पाते हैं, क्या कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ भैया देखो, ठीक है ना, कि अगार पहले आया होगा, मेल फन बाद में आए होंगे, उसके बाद एफेड्रा आया होगा, उसके बाद कोल्चिकम आया होगा, है ना। तो इवोल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले अगार आगे होंगे, तो हमको इवोल्यूशन का ट्रेंड पता चल जाता है कि कौन किसके बाद है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है। नाउ द मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। अब एक चीज बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आने की संभावना 90%। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आने की संभावना 90% रहती है, वरना 80% तो मान के चलो, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपरी, मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपरी, जैसे ऊपर से कोई चीज कैसे दिख रही है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल मतलब ऊपर से कैसे दिखाई पड़ रहा है, ऑफ द प्लांट पार्ट, प्लांट के पार्ट का या एनिमल पार्ट का, दैट इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज अ ड्रग, दैट इज लीव्स, रूट, स्टेम एटसेट्रा। तो ऊपर के हिसाब से रूट है, स्टेम है, फल है, क्या है जो ड्रग की तरह इस्तेमाल हो रहा है, उसका मॉर्फोलॉजी देख करके हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे, ठीक है, कि ये ड्रग लीव्स है, ये ड्रग रूट है। द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के डायरेक्ट पार्ट से कोई जो ड्रग ऑब्टेन होती है, एंड कंटेनिंग सेल्यूलर टिश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इस बात को। इसके अंदर क्या रहते हैं, सेल्यूलर टिश्यूज आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऐसे ड्रग्स जो प्लांट के डायरेक्ट पार्ट के, प्लांट का डायरेक्ट पार्ट एज ए ड्रग इस्तेमाल हो रहा है, जैसे राइजोम, राइजोम क्या होती है, जिंजर अपनी अदरक, बार्क छाल होगी, पत्ते नीम के पत्ते हो गए, फ्रूट या एंटायर प्लांट,
हेयर्स एंड फाइबर्स, जो रेशे निकलते हैं प्लांट के अंदर से। अगर ये सब चीजें मतलब प्लांट का डायरेक्ट पार्ट कोई है, एक प्लांट उगता है ना, उसका कोई डायरेक्ट पार्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द ड्रग्स विच आर प्रिपेयर्ड, ड्रग विच आर जो प्रिपेयर करी जाती है फ्रॉम प्लांट्स बाय इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस, कोई प्रोसेस हमने करी और फिर वो ड्रग को हमने क्या किया, बनाया, यानी कि प्लांट का पार्ट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। कैसे? लाइक इंसीजन, रबड़ का पेड़ होता है ना, या जो क्या रहेगा हमारे पास, उसमें हम लोग क्या मारते हैं, कट मारते हैं। जो एलॉय जूस होता है, पत्ते में हम लोग कट मारते हैं, उसके अंदर से फिर रस निकलता है, वो प्लांट का पार्ट तो नहीं है, वो हमने कट मार के उसके अंदर का जूस निकाल लिया है। ऊपर क्या था, डायरेक्ट प्लांट का कोई पार्ट था। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने कट मार दिया, उसके अंदर रस निकल रहा है ना। तो इस टाइप की चीजें, जो अब जो रस निकल रहा है उसमें कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म भी नहीं होगी, मतलब कोई सेल वगैरह टाइप की चीजें नहीं होंगी। तो जब सेलुलर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, अनऑर्गेनाइज। ठीक है। इंसीजन मतलब कट, सुखा लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं विद अ सॉल्वेंट एंड नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर प्लांट टिश्यू। प्लांट का सेल का पार्ट नहीं होता उसके अंदर। भाई तुम पत्ते के अंदर से जो जूस निकालते हो, एलॉय निकाला, उसके अंदर कोई सेल है क्या? नहीं है। एंड आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। क्या कहा जाता है इसको? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एलॉय जूस, एलॉय वगैरह का जो जूस होता है। ओपियम लेटेक्स, है ना, जो ओपियम क्या होता है अपना, गांजा, जो अफीम वगैरह रहती है। अगार अगार, गंभीर, जेलेटिन, ट्रैगाकान, बेंजोइन, हनी, शहद, शहद का सेल होता है उसके अंदर? नहीं होता है। बीज वैक्स, लेमन ग्रास एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो वेरी क्लियरली दिमाग में, अनऑर्गेनाइज्ड, सेल नहीं होते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको फिर ठोस हो जाता है, तो उसको हम फिर ड्रग की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज में हम लोग प्लांट का कोई डायरेक्ट पार्ट इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इसके हम लोग, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दीज मे बी ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन। ये प्लांट और एनिमल ओरिजिन दोनों का हो सकता है। दीज मे बी ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन। मिनरल भी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है तो मिनरल भी हो सकती है। दीज आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल का डायरेक्ट पार्ट होता है। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल का प्रोडक्ट जो होता है, उसमें कोई चीज बनती है, वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड। दीज हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर, है ना, कोई वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। जनरली आइडेंटिफाइड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, पत्ता है कि रूट है कि राइजोम है। जनरली आइडेंटिफाइड बाय ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। हम इसको कैसे ढूंढते हैं? रस जैसा निकला, टेस्ट किया, अच्छा कड़वा है, अच्छा मीठा है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, है ना। हम उसको ऐसे ऐसे तो निकलता है जैसे जूस निकलता है, पानी जैसा होता है वो, तो हम उसको नहीं चेक कर सकते ना क्या चीज है वो। चार चीजों को लिक्विड डाल ला के रख दो हमारे पास, तो उसको एलॉय जेल है कि कुछ और है, कैसे पता चलेगा? टेस्ट करेंगे उसको, तो ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्ट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, डिजिटैलिस लीफ, डिजिटैलिस का लीफ, सिंकोना बार्क एंड एफेड्रा स्टेम, इसका जो स्टेम होता है। अगार अगार, जेलेटिन और हनी। तो ध्यान रखेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल है, ढेर सारे दे दिए मैंने, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, जैसे वुड की बात करें तो ऑर्गेनाइज में लकड़ी होती है, कॉसिया, सैंडलवुड इंपॉर्टेंट हो गया, रेड सैंडलवुड, ठीक है ना। फिर बात करें लीव्स, डिजिटैलिस हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, देखो मिंट आ गया, सेना आ गया, तुलसी आ गई, तुलसी के बाद अपना और बेलाडोना आ गया, टी आ गया। देखो है कितने कॉमन नाम आ गए, कितने ही कॉमन नाम आ गए, तुलसी, टी, बेलाडोना, मिंट। बार्क की बात करें, छाल की, अर्जुन की छाल, अशोका छाल, सिंकोना, और ये तो पता ही है, सुने होंगे इनको, तो ऐसा तो है नहीं इनको नहीं सुना होगा। फ्लावरिंग पार्ट की बात करें, क्लोव, लौंग जो खाते हैं ना। फिर उसके बात करें, सैफरॉन आ गया अपने पास, ये दो पार्ट हम लोग जानते हैं। फ्रूट्स की बात करें, आंवला, उसके बाद बिटर ऑरेंज पील, है ना, संतरे की छाल, कैप्सिकम। उसके बाद बात करें हम लोग, कार्डेमम इलायची, कोरिएंडर धनिया, ठीक है, फेनल सौंफ, लेमन पील, है ना, नींबू की छाल, और फिर क्या आ जाएगा, टेरामिंड, हल्दी, है ना। तो ये सब अपने कॉमन है। सीड की बात करें तो सीड में हम लोग क्या, ब्लैक मस्टर्ड, जो सरसों का बीज, उसका सूरजमुखी, हाँ, जो सरसों का बीज होता है, कार्डेमम का बीज हो गया। उसके बाद ईसबगुला, है ना, ईसबगुल जिसे कहते हैं हम लोग। देन नक्स वोमिका का आता है और लिंसीड आते हैं ये, ठीक है ना। और ये आगे इसके अंदर, ठीक है।
तो है ना कुछ कॉमन रूट्स की बात करें, रूट्स और राइजोम की, तो कौन कौन जिनको तुम लोग जानते हो, जानते किसको, और बताओ कौन? गार्लिक है ना, रूट्स एंड राइजोम। गार्लिक आ गया अपना, जिंजर आ गया, जिंजर का जिनसेंग सुना होगा तुम लोगों ने, देन उसके बाद राउवोल्फिया सुना होगा, टर्मरिक, ठीक है ना, और ये अपने नाम आ रहे हैं, ठीक है ना, ये कॉमन नाम है, सुने होंगे तुम लोगों ने। प्लांट्स एंड हर्ब्स, ठीक है, पूरा प्लांट, अर्गोट है, अफेड्रा है, ये शायद ना सुने हो लेकिन करना पड़ेगा याद, ठीक है। उसके बाद हम लोग दतूरा सुना होगा, ठीक है। हेयर्स एंड फाइबर्स, कॉटन जो रेशा होता है, देन जूट, सिल्क, है ना, ये तो नाम सुने होंगे। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, उनको इजीली जो सुने हुए हैं वो याद करने। इसी तरह अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर लो, ड्राइड लेटेक्स। ड्राइड लेटेक्स मतलब जब कट मार दो उसके अंदर जो निकलेगा, पेड़ में कट मार दो, है ना, उसके अंदर जो निकलेगा उसको सुखा लो तो वो लेटेक्स कहलाता है। ओपियम, अफीम जानते हो, ड्राइड जूस एलोए का हो गया, ड्राइड एक्सट्रैक्ट अगार अगार हो गया, ब्लैक कतैचू, पेल कतैचू, ये अभी आएंगे आने वाले चैप्टर में, वहां पे तुमको बकायदा दिखाई पड़ेंगे ये। वैक्सेस की बात करें तो बीज वैक्स, स्पर्मेटसेटाई, ठीक है ना। उसके बाद बात करें अगर हम लोग ओके, गम्स हैं, रेजिन्स हैं। गम्स में कौन कौन आ जाएगा, यहाँ पे शायद तुम लोग नाम ना जानते हो, बट ग्वार गम और ट्रैगाकांथ कॉमन है ये। रेजिन की बात करें तो एसोफाइटिडा, हींग, ठीक है ना। तो इस तरीके से काफी कॉमन है। वोलेटाइल ऑयल की बात कर ले, टर्पेंटाइन ऑयल सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। रोजमरी ऑयल सुना होगा तुम लोगों ने। उसके बाद यूकेलिप्टस ऑयल सुना होगा तुम लोगों ने, कैम्फर ऑयल सुना होगा तुम लोगों ने, फिक्स्ड ऑयल, एनिमल प्रोडक्ट भी, ठीक है ना। तो इसमें जो जो नाम सुन रखे हैं उनको तुम लोग क्या करोगे, याद करने की कोशिश करोगे। मेरिट की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज मोर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब जब मिलावट होती है ना, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमको पता है कि ये जड़ है, इसके अंदर कोई और चीज डाल देंगे तो आपको समझ में आएगा जड़ वाला था, इसके अंदर ये पार्ट कुछ अलग सा आ गया। तो अडल्ट्रेशन, मिलावट पकड़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन इज मोर कन्वीनियंट, ज्यादा आसान है ये फॉर प्रैक्टिकल स्टडी। दिखती है सामने साफ साफ, ये जड़ है, ये लीफ है ना। स्पेशली व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। अगर केमिकल नेचर नहीं पता तो मॉर्फोलॉजिकल इज द बेस्ट वे। बात समझ में आ गई। डीमेरिट क्या है, मेन ड्रॉबैक ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज दैट देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विद द थेरेपेटिक एक्शन। केमिकल और थेरेपेटिक एक्शन के आपस में हम लोग कोरिलेशन नहीं कर पाते हैं। रिपीटिशन ऑफ ड्रग और प्लांट्स ऑकर, रिपीटिशन हो सकता है ना, एक ही प्लांट का पार्ट दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, तो रिपीटिशन होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। देन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वेरी सिंपल। फार्माकोलॉजी पढ़ चुके हैं, क्या होती है फार्माकोलॉजी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ग्रुपिंग ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रहा है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसका क्लासिफाई कर देते हैं। और ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है उसके आधार पर, और देयर थेरेपेटिक यूज, उसका थेरेपेटिक यूज क्या है। तो फार्माकोलॉजिकल में कुछ भी कर सकते हो। तो तुम लोग एक चीज याद रखना, सारा ये सब यहां से हटा देना, और के बाद ये सब हटा देना, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद रहेगा। जब हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, या थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बोल देते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज मोर रिलेवेंट एंड इज मोस्टली अ फॉलोड मेथड, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और क्या है, सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। ड्रग लाइक डिजिटेलिस, स्क्विल एंड स्ट्रोफेंथस हैविंग कार्डियोटोनिक, ये कैसे हैं, कार्डियोटोनिक है, हार्ट के लिए अच्छे हैं। आर ग्रुप्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्ट यूज्ड, और ये कार्डियोटोनिक है ना, तो सबको एक ही में ग्रुप कर देते हैं कि ये सब के सब कार्डियोटोनिक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्ट, कौन सा प्लांट का पार्ट इस्तेमाल हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, सबके सब कार्डियोटोनिक है तो एक में रख दिया हमने। इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लांट पार्ट यूज्ड एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और उनके आपस में फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, जेनेटिक रिलेशनशिप क्या हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या उनका इफेक्ट है उसके आधार पे हम लोग एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। और द नेचर ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट दे कंटेन, है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता उसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, या उसका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट के अंदर का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या, हमें फर्क नहीं पड़ता, उसका इफेक्ट के आधार पर हम उसे ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, देखो जरा। एंटी कैंसर ड्रग कौन से आ गए, विंका, पोडोफाइलम, टेक्सस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोल्सिकम टर्मेरिक, एंटी अमीबिक, है ना, इप्का रूट, कुर्ची बार्क, एंटी एस्थमेटिक, एंटी हेलमिंथिक, देन एंटी स्पास्मोडिक। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं ड्रग की, ठीक है। स्पास्मोडिक क्या होता है, दर्द के लिए, एस्ट्रिंजेंट हो गया, एनाल्जेसिक दर्द के लिए हो गया, बिटर टॉनिक, कार्मिनेटिव आ गया, पर्गेटिव जो उल्टी वगैरह में क्या पेट साफ करवाते हैं हमारा, खांसी के लिए हो गया, ये कार्डियोटोनिक हार्ट के लिए आ गया, ट्रैंकुलाइजर सुला देते हैं हमको। तो जो ड्रग के जो इफेक्ट है उसके आधार पर हमने उनको एक ही में डाल दिया,
क्लियर है? तो सारे ना याद करते हो, जो तुमको लगता है आसान है, जो तुमको लगता है तुमने पढ़ रखे हैं, वो 4-5 अपने याद रख लोगे एग्जाम्पल के लिए। क्लियर है? मेरिट डीमेरिट की बात कर लें। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर सजेस्टिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग। हमें यहाँ पे एक चीज आसानी हो जाती है कि अच्छा कैंसर का विंका नहीं है, चलो पोडोफाइलम ले लो, वो भी एंटी कैंसर है ना, हमें एक सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी या एनाल्जेसिक है, ओपियम नहीं है, चलो पोपी ले लो, जो मौजूद है ना, दो में से कोई एक मौजूद है, हमको समझ में आता है कि एक की जगह हम दूसरा ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूट देने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। ओके, ऑफ ड्रग इफ दे आर नॉट अवेलेबल एट द पर्टिकुलर प्लेस और पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां से हमें क्या सब्स्टिट्यूट देना आसान हो जाता है। डीमेरिट की बात करें, ड्रग्स हैविंग डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड सेपरेटली इन मोर देन वन ग्रुप दैट कॉजेज एम्बिग्यूटी। जो ड्रग्स हैविंग डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी, एक ड्रग के बॉडी पे हो सकते हैं एक से ज्यादा इफेक्ट हो, है ना। सपोज कोई एक ड्रग है, उसका एनाल्जेसिक भी है, परगेटिव भी है, एक्सपेक्टोरेंट भी है। अब वो एक ड्रग ना इन तीनों में, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, वो इन तीनों में काम करेगा, यानी कि एक ड्रग 3 जगह आ गया, अब कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। बात समझ में आई? अब क्या होगी, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो वही यही कह रहा है, ड्रग्स हैविंग डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड सेपरेटली इन मोर देन वन ग्रुप दैट कॉजेज एम्बिग्यूटी, जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी, स्पष्टता खत्म हो जाती है एंड कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सिंकोना इज एंटी मलेरियल ड्रग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्यूनिन। एग्जांपल हो रहा है, सिंकोना क्या है, एंटी मलेरियल है, बट कैन बी पुट अंडर द ग्रुप ऑफ द ड्रग अफेक्टिंग हार्ट। हार्ट वाले ग्रुप में भी इसे रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटी एरिथमिक एक्शन ऑफ क्यूनिडीन, जो एंटी एरिथमिया, यानी कि जो हमारे पास क्या था, सिंकोना है, वो क्या है, 2 ग्रुप में उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसके 2 इफेक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो सिंपल है, यहां पर कुछ बहुत ज्यादा हमें समझना नहीं है, समझ लो फिर जिसको दिमाग से लिख लेंगे हम लोग। ठीक है ना। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि केमिकल, ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल है, उसके आधार पे हम क्लासिफाई कर देंगे। सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन लिख के खत्म करो, एक उदाहरण दे दो। ठीक है, द क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। उसका केमिकल नेचर क्या है, उसके आधार पे हम उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। सिंस द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रूड ड्रग्स आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसी के आधार पर उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या थेरेपेटिक एक्टिविटी होती है। इसीलिए हम लोग यहां पर इसको क्या कर लें, वो एक्शन के आधार पर हो गया, यहां पे हम केमिकल के आधार पर कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ ड्रग विद आइडेंटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना। तो अगर एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उनको हम एक ही में क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। जैसे कि यहां पर देख एग्जांपल दे रहा है, एंड आउट ऑफ द दिस क्लासिफिकेशन इज एज फॉलो। ठीक है ना, एक क्लासिफिकेशन का यहां पे एक वो दे रखा है, जैसे कि मान लो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या केमिकल है इनके अंदर, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन्स होते हैं कंटेनिंग एन अनब्रोकन चेन ऑफ कार्बन एटम, जिनके अंदर ये वाला केमिकल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी 3 तरीके से होते हैं, गम के रूप में हो सकते हैं, म्यूसिलेज के रूप में हो सकते हैं, या किसी और फॉर्म में हो सकता है। तो गम के रूप में होंगे तो अकेसिया, ट्रैगाखान, ग्वार गम को हमने गम कार्बोहाइड्रेट में डाल दिया, प्लांटेगो सीड को म्यूसिलेज वाले में डाल दिया, स्टार्च, हनी, अगार, पेक्टिन, कॉटन को हमने अदर वाले कार्बोहाइड्रेट में डाल दिया। तो कार्बोहाइड्रेट की भी हमारे पास क्या है, 3 कैटेगरी आ गई, गम, म्यूसिलेज, अदर्स। ठीक है ना। अब कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट है उसके आधार पर हम इसको क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है। ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स आर कंपाउंड व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव राइज टू 1 और मोर शुगर। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस होने पर, टूटने पर एक से ज्यादा क्या करते हैं, शुगर देते हैं, यानी कि शुगर पार्ट और एक नॉन शुगर पार्ट आता है, जिसे हम ए ग्लाइकोन कहते हैं। अब इसके अंदर देखो कितने पार्ट हैं, एक एंथ्राकिनोन होता है ग्लाइकोसाइड, ठीक है, एक सपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं, साइनोफोर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, आइसोथायोसाइड होते हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड होते हैं, बीटा ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो केमिकल थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन टूटने पर ये सब के सब देंगे क्या, ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन, लेकिन उनका अंदर का जो केमिकल होता है, यानी शुगर वाला पार्ट होता है, नॉन शुगर वाले पार्ट होते हैं, वो थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। तो इसके अंदर एलॉय आ गया, इसमें क्यूलिया आ गया, इसमें वाइल्ड चेरी बार्क आ गया, मस्टर्ड आ गया, डिटेलिस आ गया। तो यहाँ पर क्या ग्लाइकोसाइड्स भी क्या है, टूटने पर जो कुछ शुगर देते हैं उनको तो ग्लाइकोसाइड बोल दिया। अब इनकी कैटेगरी भी अलग अलग है, एंथ्रोकिनोन में किनोन आ रहा है, ठीक है, सेपोनिन में अलग आ रहे हैं, साइनोफोर में अलग आ रहे हैं, आइसोथायोसाइनेट में थायोसाइनेट वाला ग्रुप आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। नाउ टेनिन्स, टेनिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नॉन नाइट्रोजनस
डेरिवेटिव। तो केमिकल का सारा खेल है ना, क्या खेल है? टेनिस कैसे है? नॉन नाइट्रोजनस, डेरिवेटिव ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सारा केमिकल का खेल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी, ठीक है ना, ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या आएगा? पेल कैटेचू, ब्लैक कैटेचू, अशोका आ गया, बार गाल्स, मायरोबालन, बहरा, आंवला, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, कुछ चीजें अगर एक बार में याद ना हो तो ये परेशान नहीं होना, केवल ये पढ़ लो, समझ लो, फिर आगे आगे जैसे चैप्टर आते जाएंगे इनमें बहुत सारी चीजें रिपीट होते चली जाएंगी। ये पेल कैटेचू, नॉन नाइट्रोजन, ये बहुत सारी बातें क्या होंगी? रिपीट होंगी। जब रिपीट होंगी तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी और चीजों को कोलेट करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देन वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं? जो उड़ जाते हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? मोनोटर्पिन्स एंड सेस्क्यूटर्पिन्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से वोलेटाइल होते हैं। किन के अंदर होते हैं? सिन्नामन, फेनल, कैरावे, उसके आधार पर कर दिया हमने। ठीक है, अगर लिपिड्स यानी कि फैट, फैट भी कितने टाइप का है? फिक्स्ड ऑयल होता है, फैट हो सकता है या वैक्स के रूप में फैट हो सकता है। उसके आधार पर 3 कैटेगरी कर दी लिपिड की। वैक्स के अंदर बीस वैक्स आ गया, थियोब्रोमा आ गया, कैस्टर ऑयल आ गया इसके अंदर फिक्स्ड ऑयल में। रेजिन्स, रेजिन्स क्या होते हैं? जो हम लोग मैंने बताया कट मारते थे प्लांट के अंदर से निकलते हैं, रेजिन्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड लाइक रेजिनॉल, रेजिन एसिड, रेजिनोटेनॉल्स एंड रेजिन्स, ये केमिकल्स के नाम है। रेजिन्स के अंदर क्या क्या रहता है? रेजिनॉल रहेगा, रेजिन रहेगा, रेजिनिटॉल रहेगा और रेजिन्स रहेंगे। एग्जांपल में कौन कौन आ गया? कोलोफोनी, पोडोफाइलम, कैनाबिस, जलाप, कैप्सिकम, टर्मरिक, बल्सम ऑफ तोलू, पेरू, एस्फाइटिडा, हींग आ गया, मिर आ गया, जिंजर आ गया। ठीक है ना, तो ये रेजिन्स हैं सारे, ये सारे क्या हैं? रेजिन्स हैं। अल्कोलाइड, दीज आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, इनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। ठीक है, अभी ऊपर हमने एक जगह पढ़ा था, कहाँ गया? टैनिन, ये नॉन नाइट्रोजनस है तो कंपैरिजन हो जाएगा। अच्छा, अल्कोलाइड नाइट्रोजनस होते हैं। अब जिनके अंदर पायरिडीन पाया जाएगा, वो पेप्रिडीन पाया जाएगा, वो एक में डालते हैं। जिनके अंदर ट्रोपिन पाया जाएगा, किसी के अंदर किनोलिन नाइट्रोजन कंपाउंड पाया जाएगा, किसी के अंदर आइसोकिनोलिन नाइट्रोजन कंपाउंड पाया जाएगा। तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये जितने नाम है ना, इनका जब डालोगे इंडोल डेरिवेटिव पाए जाएंगे, अमीन्स पाए जाएंगे, प्यूरिन्स पाए जाएंगे। इनके नाम को जब तुम डालोगे ना, इन डालना आइसोकिनोलिन स्ट्रक्चर, इंडोल स्ट्रक्चर, उनके अंदर एक नाइट्रोजन लगा होगा और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, बट ये सब के सब क्या होते हैं? अल्कोलाइड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं। तो उनको सबको हमने किस में डाल दिया? अल्कलॉइड में डाल दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक कैटेगरी ये आ गई। प्रोटीन होता है किसी किसी के अंदर, जेलेटिन, फिसिन, पपेन। विटामिन हो सकते हैं ईस्ट के अंदर, टर्पिनिन हो सकते हैं रसना और कॉलिसिन। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर दो ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वाला और एक केमिकल क्लासिफिकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये तो याद होने की, यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारे पास काफी फंसेंगे, और ये वाला पार्ट जो है कहीं ना कहीं रिपीट होगा चैप्टर नंबर 4 में, 5 में। ठीक है ना, ये वाले पार्ट वापस से रिपीट होंगे, तो कहीं ना कहीं तुमको और मजा आएगा आगे पढ़ने में। क्लियर है बातें? अब इसकी मेरिट, इट इज पॉपुलर अप्रोच फॉर फाइटोकेमिकल स्टडी। फाइटोकेमिकल, फाइटो मतलब प्लांट और उसके केमिकल, प्लांट के केमिकल की स्टडी के लिए बहुत अच्छा अप्रोच है ये। डीमेरिट क्या है? एम्बिग्यूटीज arise when particular drug possesses a number of compounds belonging to a different group of compounds. नंबर ऑफ कंपाउंड, अच्छा यहाँ पे एम्बिग्यूटी यहाँ पे सिंपल लिख लेना। कई बार उसके अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा केमिकल होते हैं, वो अलग अलग में काम करता है। एक चीज है उसके अंदर 3-4 केमिकल पाए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है। तो इस तरीके से फिर क्या है, उसकी स्पष्टता खत्म हो जाती है कि उसको हम किस कैटेगरी में रखें। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? नेक्स्ट एंड द लास्ट वन क्या है अपना? कीमो टैक्सोनॉमिकल, यानी कि यहां पर हमने कीमो केमिकल आ गया और टैक्सोनॉमी है ना, टैक्सोन आ गए। टैक्सोन वाइज केमिकल, यानी कि किंगडम को छोड़ दें अगर हम लोग, तो फाइलम बोल रहा हूं, डिवीजन आ जाएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली है ना, जीनस और स्पीसीज। तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इनमें क्या केमिकल हैं, किस क्लास में क्या केमिकल है, इस क्लास में क्या केमिकल है, इस क्लास में क्या केमिकल है। तो केमिकल के आधार पर जब हम लोग टैक्सोनॉमी भी कर रहे हैं, केमिकल के आधार पर, केमिकल का भी साथ साथ चल रहा है, तो वो कहलाता है कीमोटैक्सोनॉमिकल, है ना। केमिकल, अच्छा ये दोनों केमिकल एक साथ में आ रहे हैं, ये दोनों केमिकल इसमें आ रहे हैं, तो यहां पर हम लोग केमिकल और टैक्सोनॉमी दोनों साथ साथ चलेंगी। ठीक है, और ये सबसे लेटेस्ट माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलाइज ऑन द केमिकल सिमिलरिटी ऑफ ए टैक्सोन। किसी टैक्सोन में केमिकल 1, ठीक है, मतलब मान लो इसके अंदर एक है ना, मान लो ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर 2 हैं, 2 स्पीसीज हैं, S1 और S2। इनके अंदर केमिकल सिमिलरिटी है कि नहीं है, या केमिकल सिमिलरिटी कैसी है। तो एक ही टैक्सोन के अंदर केमिकल सिमिलरिटी आ रही है, तो उसके आधार पर ये हमारा क्या चलता है, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन चलता है। दैट इज
इट इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट इन वेरियस प्लांट, है ना, अलग अलग प्लांट में केमिकली एक ही टैक्सॉन में है, ऑर्डर में 2-3 तरह के प्लांट हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्डर के, और में आपस में केमिकली क्या रिलेशनशिप है उसकी यहाँ पे बातें होती हैं। देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं दैट कैरेक्टराइज सर्टन क्लासेस ऑफ प्लांट, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ खास क्लास में ही पाए जाएंगे। दिस गिव्स बर्थ टू एंटायरली अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब वो जो केमिकल है, मतलब ये केमिकल है, मतलब वही क्लास होगी, इसी क्लास का प्लांट होगा। अब इसने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया, ठीक है, ऑफ कीमोटॉक्सोनॉमी। किसी खास टैक्सोन में ही ये केमिकल पाया जाएगा तो हो गया कीमोटॉक्सोनॉमी, ठीक है। बट यूटिलाइजेस केमिकल फैक्ट्स कैरेक्टर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द टैक्सोनॉमिकल स्टेटस रिलेशनशिप एंड द इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट्स। तो क्या बोल दिया यहाँ पर, लंबी सी एक बात होगी, ओके, बात फिर से करते हैं यहाँ से। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर कैरेक्टराइज सर्टेन क्लासेस ऑफ प्लांट्स, कुछ खास क्लासेस ऑफ प्लांट्स में ही पाए जाएंगे और उससे हम लोग उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। दिस गिव्स बर्थ टू एंटायरली अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोटॉक्सोनॉमी, ठीक है ना, इसने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोटॉक्सोनॉमी कहते हैं, जो कि दैट यूटिलाइजेस, ये यूटिलाइज करता है, कीमोटॉक्सोनॉमी क्या यूटिलाइज करता है, केमिकल फैक्ट्स कैरेक्टर फॉर, केमिकल फैक्ट्स और कैरेक्टर, ठीक है। कीमोटॉक्सोनॉमी में हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल कैरेक्टर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल स्टेटस, हम लोग केमिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं प्लांट्स को, उनको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द टैक्सोनॉमिकल स्टेटस, रिलेशनशिप एंड द इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट्स। इन 3 चीजों के लिए, इवोल्यूशन के लिए, उनके आपस में रिश्तेदारी के लिए, और टैक्सोनॉमिकल स्टेटस को जानने के लिए हम लोग उसके केमिकल कैरेक्टर को, ठीक है ना, यानी कि इस बार हमने क्या किया, उसकी टैक्सोनॉमी डिसाइड करने के लिए उसके केमिकल कैरेक्टर को हमने यहां पर आगे रखा और उसके हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर, ट्रोपेन अल्कोलॉइड जनरली ऑकर अमंग द मेंबर ऑफ सोलेनेसी। जो ट्रोपेन अल्कोलॉइड होते हैं वो ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, सोलेनेसी फैमिली में पाए जाते हैं, देयर बाय, ठीक है, सर्विंग एज ए कीमोटॉक्सोनॉमी मार्कर, है ना। अब जिसके द्वारा हमारा क्या हो गया, अच्छा ट्रोपेन अल्कोलॉइड है तो हम आंख बंद करके क्या कह देंगे कि ये सोलेनेसी फैमिली है, यानी किसी के अंदर हमको दिख गया, अच्छा इसके अंदर क्या है, ट्रोपेन अल्कोलॉइड, तो ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग कर रहा होगा, हो गया मार्कर, है, कीमोटॉक्सोनॉमिक मार्कर हो गया, ठीक। सिमिलरली अदर सेकेंडरी प्लांट्स मेटाबोलाइट्स कैन सर्व एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के आधार पे भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पता है ना, वही अल्कोलॉइड वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अब देखो एक और है, द बर्बेरिन अल्कोलॉइड इन बर्बेरिस एंड आर्जिमोन, रूटिन इन रूटेसी मेंबर्स, रनकुलेसी अल्कोलॉइड अमंग इट्स मेंबर्स एटसेट्रा आर अदर एग्जांपल। यानी कि बर्बेरिन अल्कोलॉइड बर्बेरिस में पाया जाएगा, है ना, ये कुछ और एग्जांपल है जो स्पेसिफिकली उसी में ही पाए जाते हैं, कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। बर्बेरिन आ गया, आर्जिमोन आ गया, एंड आर्जिमोन, ठीक है, इन बर्बेरिस एंड आर्जिमोन, रूटिन आ गया, इन रूटेसी मेंबर्स, रनकुलेसी अल्कोलॉइड अमंग इट्स मेंबर्स, ठीक है ना, or other example. It is the latest system of classification that gives more scope for understanding the relationship between chemical constituent, है ना। ये एक लेटेस्ट सिस्टम है जो हमको एक अंडरस्टैंडिंग देता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को समझने की, देयर बायोसिंथेसिस, उनके कैसे बनते हैं वो किसी प्लांट के अंदर, एंड देयर पॉसिबल एक्शन, और उनका क्या एक्शन होगा हमारी बॉडी पर, ठीक है। तो लेटेस्ट सिस्टम है, अच्छा माना जाता है। तो हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना है, केमिकल के आधार पर, केमिकल बेसिस पर हमने टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, केमिकल बेसिस पर टैक्सोनॉमी हो रही है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2, जैसे मैंने कहा था बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो ये होगी सारी बातें। अब फटाफट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अपने ऐप के बारे में। यस, जो चैनल है हमारा माइंड नर्चर, इसी के नाम से एक ऐप हम लोगों ने बनाया है, ठीक है ना, जो आप ही लोगों के लिए है, जिसमें आपको डी फार्मा कोई एग्जाम में प्लस एग्जिट एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स
YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर कोई पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का। फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3। इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है, तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे, उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी। यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या लो क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे, तो MCQ तो बहुत आराम से कर ले जाओगे। और MCQ जब बहुत आराम से कर ले जाओगे, तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि 1 साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।